दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली यूपीएससी 7007 में। आज से हम प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं घटना चक्र के। किसके लिए? 69th बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज़। एक तरह से टेस्ट सीरीज़ ही समझिए। जो 2023 69th बीपीएससी टो जो आई हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। टो जो घटना चक्र निकालता है। इसमें टोटल कितने 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 150 क्वेश्चन होंगे 10 में, और पूरा न्यू पैटर्न है। सारा करंट और सी सेट से लेके आपको हर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, मैंने इसको रिव्यू भी किया है और ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब टेस्ट सीरीज के लिए इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है जो कि बीपीएससी की डिमांड है। तो आज से हम पहला सेशन करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट करेंगे। इसमें कितने टोटल 150 क्वेश्चन हम करेंगे। 150 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि 150 है तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी हम कंप्लीट कर लेंगे, तो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? इनमें से किस में से भारत में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा राज्य है? इनमें से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। कहाँ की जाएगी एक्वा पार्क? याद रखेंगे, मैं रिपीट करवा रही हूँ, बार बार याद करवाऊंगी। कहाँ की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में भारत के पहले भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये कहाँ की गई है? फरीदाबाद में। भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना फरीदाबाद में की गई है। अगला देखेंगे, नवंबर 2022 में प्रक्षेपित भारत के पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? नवंबर 2023 में निजी रॉकेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये विक्रम एस है। निजी रॉकेट क्या है? विक्रम एस है। ये 2022 में प्रक्षेपित किया गया था और इस मिशन का नाम क्या? प्रारंभ रखा गया है। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद के स्टार्टअप स्काई रूट, ये भी याद रखेंगे, किसके द्वारा बनाया गया है? एक नया स्टार्टअप है इस क्षेत्र में, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम एस एक प्राइवेट या निजी रॉकेट है जो कि लॉन्च किया गया था। अगला देखेंगे, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों के संदर्भ में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? याद रखेंगे, कैटेगरी क्या है? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्वच्छतम शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पंचगनी को दिया गया है। सर्वेक्षण पुरस्कार में पंचगढ़ी महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के पाटन को मिला है। किसको मिला है? छत्तीसगढ़ के पाटन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इनमें से किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा शहर है? हैदराबाद शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हैदराबाद में कुल 6 श्रेणियों में अवार्ड जीता है। याद रहे, हैदराबाद ने कुल 6 श्रेणियों में अवार्ड जीता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसने जीता है? हैदराबाद में। अगला देखते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है? भारत 126वें स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत कौन से स्थान पे है? 126वें स्थान पे है। जारी कौन करता है? यूएनएसडीएसएन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट या विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 जारी गई है। याद रखना, पहले स्थान पे किसका है? फिनलैंड का। सबसे खुशी वाला देश, सबसे हैप्पी वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। हमारा स्थान क्या है? 126। सबसे खुशी वाला देश कौन सा है? फिनलैंड। याद रखो, फिनलैंड मतलब लाफिंग से याद रखना, खुशी खुशी वाला, इसके नाम से ही झलक रहा है। फन से फिनलैंड। अगला देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड में, हमेशा स्विट्जरलैंड के दावोस में ही होता है। अगला देखते हैं, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? तो ये कौन सा मिशन चालू किया गया था यूक्रेन से लाने के लिए?
ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। यूक्रेन से हमारे जो लोग फंसे हुए थे, वो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नशर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? निम्नलिखित में से कौन से नशर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये किस देश से संबंध रखते हैं? संयुक्त अरब अमीरात से, संयुक्त अरब अमीरात से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास? कौन सा? हरिमऊ शक्ति, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, हरिमऊ शक्ति आयोजित किया गया है। तो ये किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? किन किन देशों के बीच है ये हरिमऊ शक्ति? हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। भारत और मलेशिया के बीच में हरुमई शक्ति किसके बीच? भारत और मलेशिया के बीच। अगला देखेंगे कि 100वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म या ड्रामा का पुरस्कार दिया गया है? किससे? 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। तो ये किसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म या पुरस्कार? द फैबलमैन्स को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द फैबलमैन्स को 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो ये असदुद्दीन ओवैसी है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? AIMIM के अध्यक्ष हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक कीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। 69 BPSC में जो भी अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगा के जाइए। डिपेंड करता है आपको, कोई भी कोचिंग का लगा सकते हैं, दृष्टि का लगा सकते हैं, एडुटेरिया का लगा सकते हैं, घटना चक्र का, लेकिन ज़रूर लगाइए। टेस्ट सीरीज से ये होता है, एवोल्यूशन हो जाता है खुद का, कि मूल्यांकन अच्छा होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कमजोरी है, तो उस सब्जेक्ट को हम और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगला है कि इरडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गिफ्ट सिटी कहाँ है? निम्नलिखित में से गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को लॉन्च किया है। तो कौन सा लॉन्च किया है डिजिटल जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर? तो ये हर भुगतान डिजिटल नाम से ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 6 मार्च को लॉन्च किया गया है। अगला देखेंगे, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI मिली है? यूनियन टेरिटरी को पहली विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या FDI मिला है। तो ये कौन है? जम्मू कश्मीर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजी क्लेम के बारे में सही है? किसके बारे में? डिजी क्लेम के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से दवा वितरण के लिए डिजी क्लेम लॉन्च किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस तकनीकी को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सक्षम किया जाएगा। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अगला है कि अप्रैल 2023 में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस, कौन सा? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस कहाँ आयोजित किया? ये वॉशिंगटन DC में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। नाटो के 31वें सदस्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका कि 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट है कि नाटो का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और तीसरा स्टेटमेंट है, 2 ही स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिर्फ एक पहला स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट सही है। इसका मुख्यालय
कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में ना होके ये ब्रुसेल्स जर्मनी में है। इसका नाटो की स्थापना की बात करें तो ये 1949 में स्थापित किया गया था। वॉशिंगटन संधि के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये पहला, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में ना होके कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम पत्रिका ने मार्च 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की है। सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह सूची वार्षिक आधार पर जारी की जाती है। दूसरा है कि यह सूची इस सूची में विश्व के 50 स्थल शामिल हैं। इस सूची में विश्व के कितने 50 स्थल शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, सूची में भारत के 4 स्थलों को शामिल किया गया है। कितने? 4 स्थलों को। तो उपरोक्त में से कौन से स्टेटमेंट सही पूछा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2। तीसरा वाला गलत है क्योंकि इसमें 4 स्थलों को नहीं, कितने 2 स्थलों को शामिल किया गया है इस सूची में। और वो 2 स्थल कौन से हैं? लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख, मयूरभंज उड़ीसा में है। 4 नहीं, सिर्फ 2 स्थलों को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं। 21 फरवरी 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है कि भारत को 42वां स्थान, इसमें से भारत को कितना 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इनमें से कौन सी कथन सही है? सही कथनों के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 और 3। पहला स्टेटमेंट गलत है। यह सूचकांक वीपो के द्वारा नहीं, किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा ये जारी किया जाता है, ना कि वीपो के द्वारा। बाकी दूसरा स्टेटमेंट, इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान मिला है, और तीसरा है कि भारत को 42वां स्थान मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। सूचकांक का नाम क्या है? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित निम्न कथनों में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट है इसमें डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है। और तीसरा स्टेटमेंट है भारत को इसमें 190वां स्थान मिला है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको? इसमें 1 और 2 तो सही है, लेकिन तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। 90वां स्थान नहीं मिला है। इसमें से भारत को कितनी है? 85 रैंकिंग दी गई है। किसमें दी गई है? ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत की रैंकिंग क्या है? 85। डेनमार्क शीर्ष स्थान पे, 180 देशों के लिए ये जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फरवरी 2023 में जारी मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कौन से? 2022-23 के अनुसार देश में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमानित है? तो कितने लाख का अनुमानित है ये 2022-23 के अनुसार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है ऑप्शन बी 22 का, सॉरी इसका ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन ए है 35.54 लाख टन जो है खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। नेक्स्ट देखते हैं। 31 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 2000 आर्थिक समीक्षा 22-23 पेश किया है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आपको बताने हैं, आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है आपका, इसके अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी दर कितनी रहने वाली है? 6.0 से 6.8% होने का अनुमान है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र के 9.1% दर से बढ़ने का अनुमान है। तीसरा स्टेटमेंट है 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी स्टेटमेंट सही हैं। मतलब क्या है? भारत $100 बिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता हो गया है।
और दूसरा ये है कि सेवा क्षेत्र में 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता गया है? ईगा स्विएटेक ने महिला फ्रेंच का, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भुवनेश्वर में जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन राज्य कौन सा रहा है? आपसे पूछा जाएगा कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और इसमें समग्र चैंपियनशिप में कौन सा राज्य रहा है? पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा है? तो ये उड़ीसा रहा। हुआ कहाँ पे? ओडिशा में। जनजातीय खेल महोत्सव पहली बार, और उड़ीसा ही समग्र चैंपियन राज्यों में पहले स्थान पे है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये चेन्नई में आयोजित किया गया। अगला देखते हैं, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के हैं ये राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस फंगनोन कोन्याक को राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक का अंतराल संसद के दोनों सत्रों के बीच का नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, कितना? 6 माह से अधिक का अंतराल संसद के दोनों सत्रों के बीच नहीं होना चाहिए। ये उल्लेख अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कौन सा है? 85(1) में ये लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो बताइए कौन बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? ये पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आनंद कुमार, अरे ये क्वेश्चन नीचे वाला है, पटना उच्च 29 का, तो 29 का आंसर ए हो जाएगा। के विनोद चंद्रा को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से किसे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आनंद कुमार, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद, इन सभी को पद्मश्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, और ये सभी बिहार के पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं में से हैं। कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी, इन सभी को पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राज्य में अनाजों का कुल उत्पादन कितना था? कितना था राज्यों में अनाजों का कुल उत्पादन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 181 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में अश्वमेध देवी को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। इनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा सदस्य शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुलोचना देवी। सुलोचना देवी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाकी सुनीता कुशवाहा और प्रभावती मांझी ये सभी सदस्यों के रूप में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33, बिहार में थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार में थावे महोत्सव का कहाँ किया गया है? ये गोपालगंज में किया गया है। थावे महोत्सव याद रखेंगे, गोपालगंज में किया गया है, गोपालगंज जिले में किया गया है थावे महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में किसे विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो कौन किए गए हैं WTO में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रजेंद्र नवनीत है। किनको किया गया है? ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में भारत के राजदूत के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे कि जुलाई 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
मतलब एनजीटी। क्या एनजीटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एनजीटी का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? श्रेयो कुमार सिंह को। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? श्रेयो कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आईआईटी मद्रास के जंजीबार परिसर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक कौन है? आईआईटी मद्रास के जंजीबार परिसर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो प्रीति अघालयालम, प्रीति अघालयम। नेक्स्ट देखते हैं, जुलाई 2023 का इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? निवृत्ति राय को बनाया गया है। इन्वेस्ट इंडिया एमडी एंड सीईओ इनके बारे में पूछ रहे हैं, तो निवृत्ति रॉय को। नेक्स्ट देखेंगे कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? तेलंगाना उच्च न्यायालय में जो है जस्टिस आलोक आराधे। तेलंगाना उच्च न्यायालय का जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो बिहार के चीफ जस्टिस हैं, जो हाई कोर्ट के बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो कौन राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये उल्लेख किस आर्टिकल में है पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 में ये लिखा है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन संभालेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के। अगला देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किस मामले में किया गया था पॉकेट वीटो वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेप्सू विनियोग विधेयक के मामले में पहली बार अपने पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था। ये क्या मामला था? 1954 में जो पेप्सू विनियोग विधेयक लाया गया था, इस मामले में अत्यांतिक वीटो का यूज़ इनके द्वारा किया गया था। उस समय राष्ट्रपति कौन थे ये भी पूछा जाएगा, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, 1954 में पेप्सू वाले में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। अगला देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधिकृत है? तो किस आर्टिकल के तहत ये अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 111 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक लेने के लिए आर्टिकल 111 संविधान के अनुच्छेद के तहत वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है। 42 का क्वेश्चन है कि CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी किस उद्देश्य से बनाई थी? तो ये किस उद्देश्य से बनाई गई थी? ये राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए, राज्य परिषदों में चुनाव में भाग लेने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन कांग्रेस के अंदर ही किया था और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? राज्य परिषदों के चुनाव में भाग लेकर और भारतीयों को मांग को रखना। अगला देखते हैं कि कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है कुमार संभवम में? सनत कुमार, कार्तिकेय, प्रद्युमन, तो इनमें से किसकी कहानी वर्णित है? तो ये कार्तिकेय की कहानी वर्णित की गई है। किसकी? कार्तिकेय की कहानी। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल होता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन शामिल होता है? तो आई थिंक ये सभी को पता होगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। याद रखेंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें हम,
तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? सिर्फ निर्वाचित। निर्वाचक गण के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ही हम राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति की में दोनों सदनों के, चाहे वो मनोनीत हो और निर्वाचित, दोनों लोग ही भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं? कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? तो राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। लेकिन अब ये 2 वाला समाप्त हो गया है अधिनियम 2019 में जो अधिनियम लाया था, तो अभी वर्तमान में सिर्फ राज्यसभा में इनका मनोनयन बचा हुआ है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कितने सदस्य होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50 सदस्य होने चाहिए। और किसके द्वारा? ये अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान में कहाँ उल्लेखित है, तो ये संसद की जो नियम संचालन प्रक्रिया है, तो नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध हम क्या लाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। और इसका समर्थन अगर 50 लोगों ने कर दिया है तो ये ले आया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना 15% तक की सीमा निर्धारित की गई है? कौन से वह संविधान संशोधन हुआ था? ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये बात रखी गई थी कि मंत्रिपरिषद की जो संख्या है लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये सीमा तय की गई उस समय पे। कब किया गया था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से आपको सही मिलाना है। कौन सा सुमेलित नहीं मिलाना है? एक तरफ विद्रोह और नेतृत्व करता है ताना भगत आंदोलन, जर्मन केसर बाबा, तमाड़ विद्रोह विष्णु मुंडा, संथाल विद्रोह गंगा नारायण। तो सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल विद्रोह गंगा नारायण से संबंधित नहीं है। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू और कांदू चांद भैरव। इन लोगों ने संथाल विद्रोह कब किया था? संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम, उसके बाद 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था। बाकी जैसे ताना भगत विद्रोह, जर्मन केसर बाबा, तमाड़ विद्रोह, विष्णु मुंडा, ये दोनों सुमेलित है, लेकिन सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोसी नदी की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी कोसी नदी की सहायक नदी है? कमला बलान, खिलू खोला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलौर जो है कोसी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी कमला बलान और लिखू खोला ये सभी किसकी सहायक नदी है? कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। कोसी नदी की सहायक नदियां हैं। बलौर पूछ लिया जाए किसकी सहायक नदी है, तो ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक की अन्य सहायक नदियों के बारे में जैसे मसान, बलौर, त्यूर, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? अनुमानित राजकोषीय घाटे की बात की गई है। अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार? कितना? 2023-24 के अनुसार तो ये है लगभग 25,567.83 करोड़ रुपए। कितना है? 25,567.83 करोड़ अनुमानित राजकोषीय घाटा है इसमें। अगर हम ये पूछें कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है, अगर परसेंटेज में आपसे पूछ लिया जाए जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तो ये 2.9% है, 2.98% है। और संख्या में पूछा जाएगा तो 25,567.83 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चित योजना का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय योजना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा इसमें हिस्सा नहीं है? ये है शौचालय निर्माण घर सम्मान, ये इसका भाग नहीं है। बाकी योजना 2 का हिस्सा है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये तो है। सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी है।
लेकिन शौचालय निर्माण घर का सम्मान, शौचालय निर्माण घर का सम्मान बिहार की निश्चित योजना के अंतर्गत छठा निश्चित था, ये प्रथम जो आया हुआ था। और अन्य किसके लिए है? आत्मनिर्भर बिहार हेतु 7 निश्चित योजना के दूसरे भाग के पार्ट हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन चूज करना है, इनमें से कौन सा एक गलत है। गलत कथन के बारे में आपको बताना है। पहला है कि बिहार से प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु साप्ताहिक था, तो ये तो सही है, बिहार बंधु ही था और साप्ताहिक भी था। दूसरा स्टेटमेंट है, बिहार से प्रकाशित प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था, बिहार से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी था, तो ये भी सही है। कौन सा था? दैनिक हिंदी समाचार पत्र सर्वहितैषी था। तीसरा स्टेटमेंट है, बिहार का पहला दैनिक उर्दू अखबार नूरुल अनवार था, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, नूरुल अनवार नहीं था, ये प्रकाशित हिंद साप्ताहिक समाचार पत्र था। बाकी तो सही है, लेकिन नूरुल अनवार जो है प्रकाशित किया गया और ये दैनिक अखबार नहीं था, इसलिए ये गलत है। मोहम्मद हाशिम के द्वारा इनको प्रकाशित किया गया था, नूरुल अनवार को, ये दैनिक समाचार पत्र नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करें। दिए गए कथन में असत्य कथन का क्या करना है? आपको चयन करना। असत्य क्या है? जैसे कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर बनाए गए। दूसरा स्टेटमेंट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। और तीसरा स्टेटमेंट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे। 15वें वित्त आयोग के कौन है? बीरप्पा मोइली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असत्य कथन चुनना है। इसमें तो सी दिया है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बीरप्पा मोइली थे, ये असत्य कथन है। लेकिन 13वें और 14वें में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में किन किन करों को शामिल किया गया है? जीएसटी में किन किन करों को शामिल किया गया है? पहला है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेशन कर। तो किन किन करों को शामिल किया गया है? इसमें सभी को शामिल किया गया है। याद रखेंगे कि जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी कर, ये सभी को शामिल किया गया है। दोस्तों हम थोड़ा सा स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 150 कवर करना है और मैं चाहती हूँ कि इसकी 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा तो कोई देखता भी नहीं है फिर, और टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम 2-3 घंटे एक टेस्ट सीरीज करते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों में से क्या चुनना है? असत्य कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 190 से, कितनी? 190 है। दूसरा स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1994 में की गई। तीसरा स्टेटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। तो कौन सा असत्य कथन है? तो ए और बी दोनों ही असत्य कथन है, सिर्फ 3 सही है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग में। 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। आईएमएफ की स्थापना 1930 में की गई थी। कब की गई? 1930 में की गई, ना कि 1944 में, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। और इसके संस्थापक सदस्यों की संख्या लगभग 44 थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, ना कि ये मुख्यालय लक्जमबर्ग बोल रहा है। और पहला क्या था कि इसकी संख्या 190 है, तो हाँ इसकी संख्या 190 है सदस्यों की। तो इसका स्टेटमेंट गलत क्या हो जाएगा? इसने इस वाली बुक में इन्होंने ऑप्शन ही गलत बनाए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी और सी दोनों गलत होना चाहिए। और इसने क्या डाल दिया है? ए और बी, जबकि ए तो सही है, इसमें 190 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान समय में विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य देश हैं? 189 सदस्य देश हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये जून 2001 में की गई। कब की गई? जून 2001 में। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जून 2001 में की गई थी। और अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो जैसे कि याद रहे तो अपनी ट्रिक से मैं बहुत सारे ट्रिक बना के डाल रही हूँ,
यूट्यूब शॉर्ट्स में अगर आप जाके देखें तो देखिएगा कि जैसे हिस्ट्री में जो जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, पेशवा के जो अष्ट दिग्गज हैं और ये नवरत्न हैं, इन सब ये याद नहीं होते हैं, तो मैंने बहुत सारे की शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप नहीं देखा तो जाके देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई। ये बोल रहे हैं कि G20 की स्थापना 1999 में हुई, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। पाकिस्तान G20 का सदस्य देश है, तो बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान G20 का सदस्य देश नहीं है, यही असत्य कथन है। बाकी और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं हम, 2 ही स्टेटमेंट दिए हैं। हाँ, फिर है कि G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की 18वीं बैठक सितंबर 2023 नई दिल्ली में, तो ये अभी हुआ ही है। 10 सितंबर को इनका दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो ये सब तो सही है, लेकिन गलत क्या है, पाकिस्तान इसका सदस्य देश नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन के बारे में जानना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। ये भी सही कथन पूछा गया है, इस वाले में आपको सही बताना है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई, ये बोल रहे हैं स्टेटमेंट में, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU अधिनियम के तहत की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है डॉक्टर सर सुंदर लाल इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति चुने गए। कह रहे हैं कि डॉक्टर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डॉक्टर सर सुंदर लाल इस विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं चुने गए थे। तो इनके कुलपति किन्हें बनाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, आंशिक सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है इसका राइट आंसर? हीरक वलय कब देखी जाती हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण जब होता है, जैसे ये पूरा सूर्य ढक गया है और थोड़ी थोड़ी जो यहाँ पे रोशनी देखी होगी आपने कभी, जैसे रिंग जैसी बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? हीरक वलय। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य का प्रभामंडल या हालो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। ये कब उत्पन्न होता है हालो? तो ये पश्चाप तथा पश्चाप स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से। कब से? पश्चाप तथा पश्चाप स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से ये निकलता है, बनता है। अगला है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? जो मौसम में परिवर्तन होता है, कभी ठंडी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, तो ये किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धुरी पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकने होने के कारण। अगला देखेंगे, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। अगर हम पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से अगर बाहर गेंद गिराएंगे तो क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी इसमें? जब हम पृथ्वी पर गेंद गिराएंगे तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्या होगा? समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में ये घूमती रहेगी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरिंग हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर जनरल बनना उपर्युक्त घटित होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सी घटना हुई, तो आपको इसके बारे में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ? तो पहले देख लेते हैं कि 1764 में, मिला लेते हैं। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में क्या हुआ? क्लाइव वापस आए। 1765 में क्लाइव वापस आए मई में, और अगस्त 1765 में क्या बनाया गया? वॉरिंग हेस्टिंग, बंगाल के गवर्नर जनरल को वॉरिंग हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और ये इलाहाबाद की संधि कब हो गई थी? बक्सर के युद्ध के जस्ट बाद इलाहाबाद की संधि। तो इसका राइट आंसर मिला लेते हैं, क्या हो जाता है? का राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? बी। सबसे पहले तीसरा वाला, फिर दूसरा, फिर पहला। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो अभी हमने देखा ही है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग को। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये एकदम सही है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बनाए गए, वॉरेन हेस्टिंग को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला है कि हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध इन्होंने ही नेतृत्व किया था। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग, तो इन्हीं के समय क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो ये हुआ था 1817 से 1818 के बीच हुआ था। और इस समय कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये युद्ध हुआ था, ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था, डफरिन के समय, डलहौजी के समय। तो इसका ये किसके समय अंतिम विस्तार, तो आप डलहौजी मत समझ लीजिएगा, ये कब हुआ, डफरिन के समय हुआ था अंतिम विस्तार। किस वजह से हुआ था, ये जो 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ तो उस समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1886 में संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। तो भारतीय राज्य क्षेत्र का यही अंतिम विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने भारत में किसको, दास प्रथा को समाप्त किया था। तो किसने इसमें दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन बैरो ने। लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। कब, 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन एलन बैरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही पूछा जा रहा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, स्थायी बंदोबस्त, तो ये तो बिल्कुल राइट है। लॉर्ड वेलेजली, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति, तो ये तो गलत है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किसके द्वारा लाई गई थी, ये जॉन लॉरेंस के द्वारा लाई गई। और डलहौजी के द्वारा सहायक संधि वेलेजली की थी, ना कि डलहौजी की। डलहौजी की क्या थी, हड़प नीति। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सिर्फ ए ही सुमेलित है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है। पहला है कि लॉर्ड एलन बैरो, अवध का विलीनीकरण, तो ये इन्होंने नहीं किया था। अवध का विलीनीकरण एलन बैरो के समय नहीं किया गया था। एलन बैरो ने क्या किया था, सिंध का विलय किया था। और डलहौजी के द्वारा अवध का विलीनीकरण किया गया था कुशासन के आधार पे 1856 में। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, तो हमने अभी देखा सिंध का विलीनीकरण किसके द्वारा, लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा 1843 में किया गया था। तीसरा है लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली के समय ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1799 में, जिसमें पूरी तरह से हैदर अली जो थे परास्त हो गए थे, टीपू सुल्तान हार गए थे और मैसूर को भारतीय राज्य में मिला लिया गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। लॉर्ड डलहौजी, अवध का विलीनीकरण, सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये तो सही सुमेलित है। अवध का विलीनीकरण किसके द्वारा किया गया, डलहौजी के द्वारा। दूसरा है कि लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन के समय हुई। तीसरा स्टेटमेंट है लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था, ये लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था। ये गलत आंसर है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा। इनमें से कौन सा वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, तो कर्जन ही थे जो सबसे लंबे समय तक रहे थे। इनका कार्यकाल कब से, 1899 से 1905, लगभग कितना, 7 वर्ष रहा। और लॉर्ड हॉर्डिंग जो थे इनका 6 साल रहा। तो पहले सबसे ज़्यादा, अगर कर्जन ऑप्शन में नहीं आएगा तो लॉर्ड हॉर्डिंग ही होंगे। अगला देखते हैं, एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है। एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित है,
पहला स्टेटमेंट है भारतीयों के द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, तो एल्बर्ट बिल विवाद इसी से संबंधित है। किसके समय हुआ था? रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय, जिनको स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है भारत में। और इस एल्बर्ट विवाद को वाइट रिवोल्ट भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? तो किसके समय में पारित हुआ? आई थिंक आप सभी को पता होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और पदावधियों का सही क्रम बताना है कि उनके टाइम पीरियड के हिसाब से इनको सही लगाना है। लॉर्ड कर्जन आप जानते ही हैं, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड कब है? 1899 से 1905। लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 और सबसे लास्ट में इरविन 1926 से 1931। तो इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा? 1 2 3 ही बन रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, इन्हीं के समय पे। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय थे, जो उनका कार्यकाल कब था? 1921 से 1926 तक। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अंग्रेजों के द्वारा विलय किया गया वर्ष है और राज्यों का विलय कब हुआ? तो संबलपुर को कब मिलाया गया? संबलपुर को मिला लेते हैं 1849। सतारा 1848। अवध को कब मिलाया गया? आप सभी जानते हैं, डलहौजी ने कुशासन के आधार पर 1856 में, और झांसी को 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। शब्द इंपीरियल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत के लिए। हाँ जी, तो इंपीरियल का किसके लिए? भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई रियायतों के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे कोई ब्रिटिश में क्या है कि ब्रिटिश में जब हम आयात करने जाते थे चीज़ें, तो ब्रिटिश की चीज़ों पर हम उनको वरीयता दी जाती थी हमारी चीज़ों के ऊपर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका क्या कारण था? कोई भी स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। क्या ही वजह थी इसकी? पहला है कि भारी उद्योगों का अभाव, दूसरा विदेशी पूंजी की कमी, तीसरा है धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो सभी में से ये राइट आंसर ऑप्शन सी है, धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना, क्योंकि उन्होंने उद्योगों पर ध्यान ही नहीं दिया। सभी लोग भू संपत्तियों पर ही निवेश करने को वरीयता देते थे, तो उद्योगों का विकास कैसे होगा? कोई भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो कौन नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खान। बाकी बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त ये सब करते थे, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो ये आप सभी जानते हैं, ग्वालियर में है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 1857 के विप्लव और उनसे संबंधित नेतृत्वकर्ताओं के बारे में बात की गई है। तो बख्त खां, इन्होंने कहाँ से किया था नेतृत्व? इन्होंने दिल्ली से किया था। मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? अवध से नेतृत्व किया। कुंवर सिंह आप सभी जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आरा, पटना। नाना साहब कानपुर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है। इस प्रकार से आप मिला लीजिए। 81 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 मिनट, कौन सा है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 83 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? बौद्ध धर्म में निर्माण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन करता है?
तो तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, तृष्णा या कहें मोह माया से ही छुटकारा पाना क्या होता है? निर्माण की प्राप्ति। नेक्स्ट देखते हैं कि अलार कलाम कौन थे? तो ये सभी जानते हैं, बुद्ध के गुरु थे। अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका आंसर आपको बताना है। पहला कि बुद्ध में देवत्वरोपण, बोधिसत्व के पद पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में विशेषताएं महायान बौद्ध से सम्मत से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ था, हीनयान, महायान। ये कब बटा गया? ये भी कई बार पूछा गया है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, उसमें बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान में। तो महायान शाखा की क्या क्या मान्यताएं थी, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनकी सभी मान्यताएं थी। ऑप्शन मतलब मूर्ति उपासना और अनुष्ठान भी करते थे, भगवान बुद्ध को भगवान मानने लगे थे और बोधिसत्व के पद पर चलना भी इनका मान्यता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम क्या है? ये देखिए, बौद्ध संगतियों वाला आया है। तो सही कालानुक्रम पूछा है आपसे कि सबसे पहले कहाँ, उसके बाद कहाँ हुई थी। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले राजगृह हम देखेंगे, सबसे पहले कहाँ हुई थी? राजगृह में, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 89 क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। चिन्ह और अर्थ दिए गए हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जन्म किससे संबंधित है? जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, किससे संबंधित किया जाता है? जन्म, कमल का फूल। प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग, घोड़ा। किससे छोड़ के गए थे? वो घोड़े से दे गए थे। घोड़ा में ही तो बैठ के जाएंगे ना जब घर त्यागेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले का जन्म किससे संबंधित है, हमने मिलाया। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर बी हो जाएगा। बी कैसे बी हो जाएगा? सी कैसे होगा भाई? बी होगा, क्योंकि जन्म किससे है? कमल से है, हमने मिला लिया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके काल में था? किसके काल में था ये? विजयनगर साम्राज्य में मंडपम, कल्याण मंडपम की रचना की जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दीवान मुश्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुश्तखराज, अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही है, ये सुमेलित है। दीवान अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। दीवान खैरात, तो खैरात बलबन से संबंधित ना होते, फिरोज तुगलक, एक दान विभाग था जो गरीबों को दिया जाता था। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी सुमेलित नहीं है। अगला देखेंगे 92, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ डिपार्टमेंट दिए हैं और उनके क्या काम होते थे, उनके बारे में बताना है। तो दीवान अर्ज किससे संबंधित है? सैन्य विभाग। दीवान अर्ज को मिला लेते हैं सेना विभाग से। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित थी। दीवान इंसा किससे थी? सरकारी पत्र व्यवहार। किससे थी? सरकारी पत्र व्यवहार। और दीवान वजारत वित्तीय मामलात के लिए थी। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, किसके सिक्कों पर बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सबसे पहले मिला है? किसके सिक्कों पे मिला है? तो ये अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्कों पे बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम उत्कीर्ण होता है। अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? किस संविधान संशोधन के थ्रू दिया गया था? ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके थ्रू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। और ये कब हुआ था? 1991 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ?
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा के समय चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को बनाया गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है अजमेर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। दूसरा है सुमेलित नहीं है पूछा है, तो यही गलत हो जाएगा। अजमेर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद अजमेर में ना होगी, कहाँ पे बनाई गई है, ये दिल्ली में है। बाकी जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर में, सही है। मालवा जहाज महल, ये भी सही है। बाकी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद याद रखेंगे कहाँ है, दिल्ली में। अगला देखेंगे, वास्तुशैली और संबंधित राजबंद। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये किस में मिलती है, ये खिलजी वंश से संबंधित है, खिलजी वंश। अष्टभुजीय मकबरों का उदय कब हुआ। अष्टभुजीय मकबरों का ये तुगलकों के समय हुआ था। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, सॉरी तीसरे वाले का देखते हैं, अष्टभुजीय मकबरा। और तीसरा स्तंभों में ये वाला देख लेते हैं, मेहराब वाला खिलजी वंश। पहले का तीसरा। अष्टभुजीय मकबरों का उदय तुगलक के समय हुआ। स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग, स्तंभों में बोधी गोई का प्रयोग किसके समय हुआ, विजयनगर साम्राज्य में। अब बचता है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल द्वार, तो ये सरकी राजाओं के समय होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 98, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसको, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला देखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में कैसा होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में कैसा होता है, तो कैसा होता है, ये क्षारीय अम्लीय, इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है ये। फोटोग्राफी में स्थलीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है, तो ये सोडियम थायोसल्फेट। तो इस प्रकार से हम 100 की सीरीज ही करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। तो हम 100 क्वेश्चन रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे टेस्ट सीरीज घटना चक्र का। आप जानते हैं कितनी रिलेवेंट है घटना चक्र, और इससे कई क्वेश्चन आए हैं। अगर आप इस बार लगा के देखिए, और मैं इस एग्ज़ाम के बाद आपको हूबहू क्वेश्चन बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये 100 क्वेश्चन का सीरीज़ हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।